हेलो स्टूडेंट, दिस इज अक्षय अगेन योर फिजिक्स टीचर। लास्ट थोड़े लेक्चर्स में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमने स्टडी की, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। अभी उसके एप्लीकेशन में चले जाते हैं, ठीक है। सो हियर व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर एक्सप्लोरिंग द लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ अभी हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ होगा और फिर सेकेंड लॉ पे थोड़ा सा और आएंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लॉ। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों लॉ साथ में कहीं ना कहीं यूज होने ही वाले हैं। तो ऐसा मत अज्यूम करो कि फर्स्ट लॉ होने के बाद सेकेंड लॉ होने के बाद थर्ड लॉ आएगा, फिर उसके बाद कुछ और नहीं। एक्चुअली ये थोड़ा सा इंटरचेंज होते रहेंगे। तो उसमें मैंने जो कंसेप्ट लिए, इट इज अबाउट रिजल्टेंट फोर्स और वी कैन से इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। ओके। सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता क्या है? व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तब होता है व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। ओके। मान लो, इसके मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट्स अज्यूम देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m and now it is resting on the surface. Okay. uh, let's draw its FBD, free body diagram. So the first force will be mg, of course, and the upward force will be a normal reaction given by this ground on that block. Now there is no horizontal force, so these two forces have cancelled each other. That's why it is not moving in this vertical direction, and that's why we can say that the resultant force here is equal to zero. That's why it is at rest. Okay. If I take another example, now if I say the same block is moving with some velocity, constant velocity of 20 meters per second in I, means x direction. Okay. So if again if I draw its FBD, it will be mg downwards, normal reaction upwards, and no other horizontal force, because the velocity is what, it is constant. So if it is constant, there must not be any acceleration, there must not be any force in horizontal direction. Okay. So here also the resultant force is zero, but it is in motion. ओके। सो मैंने बताया कि रिजल्टेंट फोर्स जब होगा तब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन ऐसे नहीं बताया ना कि बॉडी रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। ये दोनों जो कंडीशन, ये एक जो कंडीशन है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है मतलब बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में। लेकिन इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है, इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है और पूरे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, सो इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड अनदर वन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मोशन में है और उस पर लगने वाले सारे रिजल्टेंट फोर्स मिला के जीरो हो रहे हैं, टोटल सब फोर्स की रिजल्टेंट जीरो है, तो इट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो है इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दिस इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये ध्यान में रखना है। ओके। तो इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आ गया हमें। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू शो द इक्विलिब्रियम इन अ वेक्टर डायग्राम। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। बच्चों की कंसेप्ट क्लैरिटी चेक करने वाला क्वेश्चन होता है। लेट्स से देयर इज अ मास m resting on the ground and it is being acted upon by two forces, or let's say F1, F2, and this F3. Okay. And let's say let's neglect its mass. Okay. Just neglect, and there is no support reaction, nothing. Okay. Let's assume
सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कंसिडर दीज थ्री फोर्सेस। मैं ये तीनों फोर्सेस बस कंसिडर करूंगा और इनकी एक वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ, बिकॉज हमें क्या करना है, इन तीनों फोर्स का मिला के इफेक्ट क्या होगा ये पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, पहले F1 ड्रॉ किया, आपके हिसाब से सीक्वेंस देख लो कोई भी। फिर मैंने क्या किया, F2 ड्रॉ किया, और फिर क्या किया, F3 ड्रॉ किया। ओके, मैंने क्या किया, F3 ड्रॉ किया। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है, हमें पता ही है क्लोजिंग साइड जो होती है वो क्या होती है, रिजल्टेंट होती है, जस्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर मान लो मैंने क्या किया होता कि ये जो दिख रहा है रिजल्टेंट यहाँ पे, इसकी जो लेंथ है उसी के हिसाब से, मतलब मैंने फोर्स यहाँ पे एक लगाया होता है ऐसे, तो इसकी और इसको मैंने बोला होता फोर्स F4, और इन इन चारों की मैंने क्या किया, मतलब वेक्टर डायग्राम निकालने के लिए देखा। तो ये F1 पहले ऐसे लगता है, फिर F2 ऊपर लगता है ऐसे, फिर F3 ऐसे लगता, और फिर F4 ऐसे लगता, isn't it? तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो पूरी वेक्टर डायग्राम है मेरी कैसे आ रही है, क्लोज्ड आ रही है, और जब वेक्टर डायग्राम क्लोज्ड होती है रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, 0। मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स लाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फोर्स इसमें ऐड कर दिया, समझ में आ रहा है? तो जब क्लोज्ड फोर्स डायग्राम होगी वेक्टर डायग्राम, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। इफ इट इज नॉट, वी नीड टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। या वेक्टर डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, या फिर अपना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने देखा था यहाँ पे एक फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स निकालो, उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखा था हमने, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस ये थोड़ा बेसिक बेसिक होता है। Just don't assume that you have got 100% clarity about equilibrium. इक्विलिब्रियम ये आपको 12th होने तक थोड़ा 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 डेली समझ में आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। ओके, not in one lecture we will be able to just grasp the whole concept. No, it is not possible. Okay, तो अभी थोड़े से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें बहुत ही थोड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, देखते हैं आपको भी सॉल्व होते नहीं होते। So the first example we are going to see is an object is subjected to force in the northeast direction. To balance this force, a second force should be applied in the direction. कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, समझ लेते हैं चीज़ों को। अगर डायरेक्शन की बात की तो हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला बात यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या बोला है, एक फोर्स है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पे यहाँ पे लगा है। ओके, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट है, मतलब कैसे 45। आपको एंगल पता है ना कैसे मेजर करने होते हैं। अगर मान लो ये ऐसे है, यहाँ पे एक फोर्स लगा है, मान लो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो इसको बोलते हैं द फोर्स एक्टिंग 30 डिग्रीज और ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये थोड़ा बेसिक सिखाया गया होगा आपको क्लास में, अगर नहीं तो मैं आई विल टीच यू वंस अगेन, डोंट वरी। So if it is exactly in the midway, it is sometimes said that it is northeast direction. Okay, so this force F, they are saying it is in northeast direction, means 45 degrees angle. To balance this force, a second force should be applied in which direction? Obviously, to balance this force, it should be applied in the opposite direction. Obvious सी बात है, ये फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, और कौन से डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट। ओके, अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा, सो वी कैन डायरेक्टली राइट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑब्वियसली। ये थोड़ा बेसिक वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया पहले, अब थोड़ा एडवांस ले लेते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 2, ओके, विच ऑफ द फोर अरेंजमेंट्स इन द फिगर, मतलब ABCD में, shows the vector addition of two forces F1 and F2 to yield a third force F3। ये JEE का क्वेश्चन है, उड़ीसा वाली, मतलब तब 2003 में स्टेट्स की खुद की इंजीनियरिंग एग्जाम्स होती थी, जैसे अपनी CET होती है वैसे उड़ीसा की ये थी। तो इसमें F1 F2 की हमें क्या करनी है, रिजल्टेंट ढूंढनी है। तो रिजल्टेंट वाला डायग्राम कौन सा होगा ये पूछा है। अब लेट्स से सब में दिखाया गया है कि F1 और F2 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले हैं, तो हम खुद के लिए लिखते हैं, या फिर हम वन बाय वन क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि अगर F1 ऊपर है F2 इधर है, ओके, F2 इधर है F1 ऊपर है, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली इधर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने रिवर्स दिखा है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। अगर B की बात करें तो ये F1 ऊपर है F2 इधर चला गया है, तो F3 इधर से ऐसे होना चाहिए था, नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अगर बात करें C की, तो F1 इधर है F2 इधर है, तो F3 इसके बीच में से होना चाहिए थे, कहीं पे भी ऐसे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बीच में से होना चाहिए, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। विल जस्ट चेक द फोर्थ ऑप्शन फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, मतलब सेटिस्फेक्शन, कि F1 इधर है F2 इधर है, तो F3 ऑब्वियसली ऐसे होना चाहिए, तो D भी नहीं आता, सो द आंसर इज C। आई होप हमने देखा था कि जब दो चीज़ें होती है P और Q, तो रिजल्टेंट जो है इसके बीच में से जाना चाहिए एवरी टाइम। अगर मैंने किसी एक की डायरेक्शन भी चेंज कर दी इसमें से, ये अगर मैंने ऐसे कर दिया, तो हम इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, टेल इधर लेके आनी पड़ेगी, दिस विल बी लाइक दिस। अब रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया, बेसिक। या फिर यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल सकते हो ऑब्वियसली वेक्टर डायग्राम की प्रिंसिपल यूज करके, कि हेड टेल कनेक्टेड है, तो हम ये भी रिजल्टेंट बोल सकते हैं, जो क्लोजिंग साइड है ये और ये इसकी डायरेक्शन सेम ही आ रही है, ओके। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हो ये सॉल्व करने के लिए, ओके। सो विल टेक वन मोर एग्जांपल। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट मतलब लेंदी है, देख लेते हैं कितना हमको, how much we can solve out of it. So here, let's solve this question. Two blocks are kept in contact as shown in the figure. A 10 kg वाला ब्लॉक और 20 kg वाला ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रखा है। Find the force exerted by the surfaces, मतलब ये फ्लोर जो है और ये जो वॉल है, इसमें जो फोर्स लगाए हैं इन सभी ब्लॉक्स पे, ये हमें ढूंढने हैं। और तो कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दी ब्लॉक्स, ये भी हमें ढूंढना है। अभी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ब्लॉक्स किस में है, इक्विलिब्रियम में, ओके, क्योंकि हिल नहीं रहे हैं और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज हमें चाहिए, इसकी एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। तो पहले हम 10 kg वाले की एफबीडी ड्रॉ करते हैं, ओके। तो 10 kg में नीचे लगेगा mg, मतलब 100 न्यूटन, ओके, और ऊपर लगेगा द नॉर्मल रिएक्शन 1, ये पता नहीं मुझे, और N10 लिखता हूँ मैं, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक। तो हमें N10 भी ढूंढनी पड़ेगी, बिकॉज फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द सरफेस, मतलब फ्लोर की भी बात हो रही है, उसने 10 kg पे कितना फोर्स लगाया होगा। इधर से 100 न्यूटन लग रहा है, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट करता हूँ। वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर पैरेलली, बिकॉज दिस इज नॉट अ लोकलाइज्ड वेक्टर। ये मैं आपको क्लासरूम में सिखाऊंगा कि लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। दिस इज अ फ्री वेक्टर, सो वी कैन शिफ्ट इट पैरेलली, okay, and this 20 kg block will apply, there should be a normal reaction between these two blocks, that we need to find the contact force between the block. So I will write it as simply n, okay, ऐसे लिखता हूँ मैं इसको।
तो अगर ब्लॉक 10 kg अगर इक्विलिब्रियम में है, ओके, यहाँ पे ये हिल नहीं रहा है, आप 20 kg को भूल जाओ, सबको भूल जाओ, 10 kg हिल रहा है क्या? नहीं, मतलब 10 kg ब्लॉक इसमें है इक्विलिब्रियम में। तो जितने फोर्सेस हैं सब क्या हो रहे हैं? बैलेंस हो रहे हैं। तो हम इस, तो जितने हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, ओके, उसको इसके वर्टिकल फोर्सेस के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स सबको बैलेंस कर लेते हैं। सो दिस N10 means the normal reaction applied by this ground on the 10 kg block should be equal to 100 Newton, and the normal reaction between the blocks should be, because it's the equilibrium simple condition, it also be equal to 100 Newton. Okay, ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं था. Now this is a little difficult. ओके, मैं 20 kg की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये अपना एक्सेस यूज करता हूँ मैं. ओके, थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा ये ऐसे. ओके, नाउ लेट्स से हियर इट इज 20 kg block. नाउ in upward direction there should be a normal reaction on 20 kg block due to this ground. Okay, it will be N20. In downward direction it should be 200 Newton. I'm considering G is equal to 10, that's why here it was 100 Newton. 10 G, 100 Newton. Okay, now the same reaction, normal reaction, it was being applied on the 10 kg block. Now it will be applied on the 20 kg block, but in opposite direction, action reaction. This wall will apply some normal reaction, so I will call it as NW, normal reaction due to wall, in the left direction. Okay, so what is left? This is left. यहाँ पे देखो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे 50 न्यूटन लगा रहा है. ओके, तो मतलब ये अपनी जो वर्टिकल लाइन है इसके साथ ये कितना लगा रहा है, ये जो 50 न्यूटन जो लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 30 डिग्री. तो मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे. तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा. मैंने इस फोर्स को इधर शिफ्ट कर दिया. सो आई एम राइटिंग दिस फोर्स 50 न्यूटन, but now this is 30 degree, so now this will be 30 degree. Okay, तो ये हो गई एफबीडी ऑफ 20 kg ब्लॉक. तो अभी ये अगर 20 kg का ब्लॉक हिल नहीं रहा, नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट 10 kg और एवरीथिंग. 20 kg का ब्लॉक हिल रहा है क्या? नहीं. तो 20 kg का ब्लॉक किसमें है? इक्विलिब्रियम में, समझना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में. तो उसके सारे फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस करेंगे एक दूसरे के साथ. यहाँ पे देखो बैलेंस करते हैं. अभी पूरे हॉरिजॉन्टल की अगर बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में जितने राइट पे उतने लेफ्ट पे होने चाहिए. तो हॉरिजॉन्टल में ये n इधर है, इज इक्वल टू उधर के सारे से इधर के, इधर क्या है? NW है. एंड अल्सो दिस 50 न्यूटन का इधर जो है ये 50 साइन 30 वाला कंपोनेंट होगा. ओके, ये अगर 30 है तो मतलब ये क्या होगा? 50 cos 30. अगर ये cos ले लिया तो ये क्या होगा? साइन होगा. NW प्लस 50 साइन 30. नाउ n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू हमने ली थी 100 न्यूटन, इज इक्वल टू NW हमें पता नहीं, वही तो ढूंढनी है, प्लस 50 इंटू साइन 30 कितना होता है? हाफ. सो सॉल्विंग NW कम्स आउट टू बी, ये 50 का हाफ 25 इधर जाएगा, 75 रहेगा. द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द वॉल इज व्हाट? 75 न्यूटन. ओके, गॉट दिस? ये ध्यान में रखना. ये हो गए हमारी किसमें? हॉरिजॉन्टल वाले. और इन एक्स डायरेक्शन.
ओके, इसलिए मैंने वेक्टर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करके ली थी आपको कि भी ये चाहिए होगा आगे जाके कहीं भी। और ये सारे क्वेश्चन मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी इसी के हिसाब से आ जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो we will see now in vertical direction what is happening. Okay, in vertical direction this force, the upward force is n20. It should be balancing with this addition of these two forces because they are in same direction. So 50 cos 30 plus 200. So n20 will be 50 cos 30 means 50 cos 30 is root 3 by 2. So it will be 25 root 3 plus 200. So if you solve it, root 3 is 1.7. Or you can just keep it as it is. So we have got the reaction offered by the wall, sorry, reaction offered by the ground on the 20 kg block, reaction offered by the wall on the 20 kg block. Also we have got the reaction between these two blocks, which was 100 newtons here, 100 newton here. So you can solve in this way. Okay, so it was little lengthy, but sometimes it is better to practice this kind of equations because in JEE वो आपको इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। JEE का कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम 4 या 5 स्टेप का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। आपका इंटेलिजेंस डिपेंड करता है कि कितने स्टेप में आप कर रहे हो उसको, इतना बड़ा नहीं होता वो क्वेश्चन। ये मैंने किसके लिए लिया, आपको प्रैक्टिस होने के लिए। ओके, नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स सी, आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं करोगे डोंट वरी, देयर इज नो हार्म इन इट। समझ लो चीज़ों को क्या हो रही है। ओके, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। क्या बात की है, इक्विलिब्रियम में, मतलब जो भी है इसमें सब किस में, रेस्ट में, रेस्ट में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है क्योंकि कुछ नहीं हिल रहा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में फिर से निकालता हूँ, या फिर आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक है 10 kg का। इस पे पॉइंट ए पे जो है, इस पे यहाँ से ब्लॉक ज्वाइन किया ऐसे, और यहाँ से पहली रोक गई है ग्राउंड को, ग्राउंड मतलब सीलिंग को, वॉल को, जिसमें टेंशन होगा T1। ओके, नाउ 30 डिग्रीज पे अनदर जॉइंट है जिसमें और एक रोप लगाई है जिसकी टेंशन कितनी है T2, और यहाँ से 60 डिग्रीज पे और एक रोप है जिसका टेंशन कितना है T4, और इसमें कितना है T2, और ये T2 नहीं, ये T3 है। सो T1 T2 T3 T4। सो हमें ये चारों टेंशन ढूंढने हैं। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन डोंट वरी, हमें ना, हम कर लेते हैं इसको। तो आप क्या करना है इसमें, अगर एवरी पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, तो हर एक पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम मान के उसकी इक्वेशंस बना देते हैं। सो ए बी दो ही इनफ है, क्योंकि यहाँ पे T1 T2 T3 T4 बस है, दोनों पॉइंट्स के लिए बहुत है। तो पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है वो हिल रहा है क्या, नहीं, तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट ए पे कौन कौन से फोर्सेस है ये देख लो। पहले तो डाउनवर्ड केजी में लगेगा, 10 केजी का वेट कितना होगा, 100 न्यूटन, और T1 जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, इट इज T1। नाउ एट 30 डिग्रीज अनदर टेंशन T2। ओके, ये लगा पॉइंट ए। तो
पॉइंट ए पे इतने ही टेंशन लगे हैं, बाकी कोई टेंशन नहीं। ये जो T3 और T4 है ये बी पे लगे हैं, मतलब अलग अलग उस पर कैलकुलेट होंगे। अभी ए के लिए बस ये और ये हमें देखना है। अब यहाँ पे अगर 100 न्यूटन होगा तो इस स्ट्रिंग में भी 100 न्यूटन होगा, तो हमने ये निकाल लिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। नाउ इन एक्स डायरेक्शन इफ आई से दिस T1 विल बी इक्वल टू, अभी ये T2 ऑब्लिक में है, ऐसे एंगल में है, तो इसके दो कंपाउंड्स होंगे। ये जो होगा ये होगा T2 cos 30, ये होगा T2 sin 30। तो T1 को अपोज कौन करेगा? T2 sin 30, और T2 sin 30 कितना होता है? हाफ होता है। सो इट विल बी T2 divided by 2. So this is equation number 1. Okay. Now in y direction यहाँ पे T2 cos 30 को कौन अपोज कर रहा है? 100 न्यूटन, इसलिए तो बैलेंस होके इक्विलिब्रियम में रहा है। हॉरिजॉन्टल भी नहीं मूव करेगा, वर्टिकल भी नहीं मूव करेगा। सो इट विल बी 100 इज इक्वल टू T2 cos 30. Okay, so T2 will be 100 divided by cos 30. So 100 divided by cos 30 means 100 divided by root 3 by 2. Cos 30 is now the root 3 by 2. It is 200 divided by root 3 न्यूटन। T2 की वैल्यू मिल गई हमें 200 बाय रूट 3 न्यूटन। सो अगर T2 की वैल्यू मिल गई है तो T1 भी मिल जाएगा। T1 क्या होता है? T2 का हाफ होता है। सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय रूट 3 न्यूटन इज इक्वल टू T1। हमें T1 मिल गया, T2 मिल गया। ओके, कौन सा पॉइंट यूज करके? जस्ट यूजिंग दिस पॉइंट ए। ओके, नाउ वी विल चेक व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, या फिर लेट्स से यहाँ पे पॉइंट बी पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। पॉइंट बी की एफबीडी निकालते हैं। पॉइंट बी पे वर्टिकल के साथ 60 डिग्री पे कौन सा टेंशन लग रहा है? T4, isn't it? और यहाँ पे ऐसे जो लग रहा है, अभी यहाँ से देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यहाँ पे अगर T2 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नीचे की तरफ भी T2 ही होगा। ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम रहेगा। सो इट इज T2, isn't it? और ये एंगल 30 है, तो ये वर्टिकल के साथ ये कितना होगा? 30 डिग्री। और ये क्या है? T3, ये हॉरिजॉन्टल वाला। ओके, एफबीडी निकालना सीख जाओ एक बार। नाउ वी विल सॉल्व दिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको सॉल्व करते हैं। नाउ T2 की वैल्यू हमें पता थी कि 200 डिवाइडेड बाय रूट 3 न्यूटन, isn't it? चेक कर लो एक बार। तो हम इसको सॉल्व करते हैं इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में T4 का x कंपोनेंट आएगा और T4 का y कंपोनेंट भी आएगा। नाउ द y कंपोनेंट ऑफ T4 इज T4 cos 60 डिग्री एंड दिस इज T4 sin 60 डिग्री। वैसे ही T2 का भी वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों होंगे। सो हियर T2 cos 30 डिग्री and here it is T2 sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं x डायरेक्शन की, तो यहाँ पे T2 sin 30, T3 और T4 sin 60 ये दोनों बैलेंस करेंगे तीनों। सो हियर T4 sin 60 is equal to T3 plus T2 sin 30, isn't it? So T4 sin 60 हमें पता नहीं है T4 क्या है, T3 क्या है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। T4 sin 60 कितना होता है? रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू T3 प्लस T2 इंटू साइन 30 कितना होता है? T2 डिवाइडेड बाई 2। साइन 30 होता है हाफ। So let's say this is equation number 1. Now if I talk about y direction,
मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट्स को ध्यान रखो. नाउ इन y डायरेक्शन दिस t2 cos 30 and this t4 cos 60 are balancing each other. So t4 cos 60 should balance t2 cos 30. Okay, so t4 cos 60 कितना होता है, हाफ इज इक्वल टू t2 कितना लिया है 200 डिवाइडेड बाई 3, और cos 30 कितना है √3 डिवाइडेड बाई 2. इस 2 के साथ ये 2 हटा देता हूँ, √3 के साथ ये √3 चला जाएगा. So we will get T4 as 200 Newton, isn't it? अगर T4 200 Newton आ रहा है तो using equation 1 T4 200 है, so 200 into √3 by 2 is equal to T3 plus T2 कितना है 200 by √3 और उसका हाफ. ओके, तो इसके साथ ये 1 आ गया, दिस विल बी, इसके साथ भी ये 1 आ गया. सो 100 √3 इज इक्वल टू T3 प्लस 100 by √3. So T3 will be 100 √3 minus 100 by √3. थोड़ा सा फनी वाला आंसर है लेकिन करेक्ट है. ओके, ये T3 भी आ गया यहाँ पे वैल्यूज डाल के ले सकते हो ना. √3 की वैल्यू को अगर 1.7 लिखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 170 इसकी, और इसकी भी. ये थोड़ा पॉइंट में कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी ये देखना इम्पोर्टेंट है कि T3 T4 और ये T1 T2 हमें आ गया नहीं आ गया. ओके, यहाँ पे लॉजिक क्या किया हमने कि जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, भले उनका कुछ मास ना हो, भले वो कुछ मतलब कुछ ना हो, लेकिन वो रेस्ट में, इसलिए वी कैन से दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम. समझना, कभी कभी चीज़ें रेस्ट में होती है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होती, ऐसी भी होता है. जैसे मान लो आपने बॉल ऊपर फेंका, वो जाके कहीं पे रुक गया तो किस में आ गया, वो रेस्ट में, लेकिन उस पर ग्रेविटी तो लग रही है ना अभी भी, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. ऐसी भी कंडीशंस होती है कभी कभी, ध्यान रखना.